छत्तीसगढ़ के बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव बरामद हुआ है। 1 जनवरी से मुकेश चंद्राकर जो वो लापता थे और आज संदेह के आधार पर एक सड़क ठेकेदार के घर के सामने सेप्टिक टैंक में संदेह के आधार पर जब उसे खुदाई की गई वहां पर तो उसका शव बरामद हुआ है। ठेकेदार के भ्रष्टाचार को मुकेश ने उजागर किया था कुछ दिनों पहले। ये बात कही जा रही थी कि कहीं न कहीं मुकेश ने उस स्टोरी को बनाने में, जो स्टोरी सामने लाने में एक अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें सड़क ठेकेदार के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा था। उस मामले को लेकर लगातार मुकेश उस ठेकेदार के निशाने पर था। वैसे इस ठेकेदार की अगर कहानी बताई जाए तो लोग कहते हैं कि ये वो ठेकेदार है जो अपनी शादी में महज कुछ दूरी के लिए उसने हेलीकॉप्टर से बारात निकाली थी। इतनी रसूखदार ये ठेकेदार को बताया जा रहा है। और साथ ही अब ये जानकारी मिल रही है कि जब से ये पूरा मामला सामने आया है तब से ठेकेदार वहां से गायब है। मुकेश चंद्राकर एक नामी पत्रकार थे और खास तौर पर बस्तर के बीहड़ जंगलों में अपनी जान जोखिम में डालकर कई ऐसी उन्होंने रिपोर्ट्स जो हैं वो जनता के सामने लाई है, जिसमें कई बार एक्शन भी लिया गया है सरकार के द्वारा। और माना जाता था कि कहीं न कहीं जंगलों में जो भी अवैध काम हो रहे हैं उसे लेकर मुकेश एक सजग पत्रकार थे और काफ़ी जो है वो जागरूक पत्रकार माने जाते थे वहाँ के। और साथ ही साथ मीडिया जगत में, खासतौर पर पत्रकारों में, बस्तर में वो काफ़ी लोकप्रिय थे। उनकी जो है वो एक छवि थी जो है वो एक बेहद सहज, सरल और एक ईमानदार पत्रकार की थी मुकेश चंद्राकर की। इस घटना के बाद से बस्तर में खासा रोष व्याप्त है मुकेश चंद्राकर को लेकर। 1 जनवरी से लगातार जो मीडिया के लोग हैं, पत्रकार हैं, खुद उनके भाई जो भी मीडिया जुड़े हुए हैं, वो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से शासन से, प्रशासन से, पुलिस से ये लगातार जो है वो मांग कर रहे थे कि उनके भाई जो है लापता है और उनका जो है वो कहीं न कहीं उसका सुराग जो है उनका लगाया जाए, उनकी तलाश की जाए। लगातार तमाम मीडिया के लोग भी जो सोशल मीडिया में पत्रकारों से मांग कर रहे थे और इसके आधार पर वहाँ पर जो आईजी हैं पी सुंदरराज, उन्होंने एक जाँच के लिए कमेटी बनाई गई थी जो मुकेश चंद्राकर की तलाश कर रही थी। और इसी बीच उन्हें कुछ क्लू मिले, इसके आधार पर एक आरोपी को हिरासत में लिया गया और पूछताछ के बाद जब उस सड़क ठेकेदार, जिसका नाम सौरभ चंद्राकर बताया जाता है, सुरेश चंद्राकर बताया जाता है, उसके घर के पास एक सेप्टिक टैंक में जब खुदाई की गई पुलिस की मौजूदगी में तो वहां पर मुकेश का शव मिला है। सीधे तौर पर हत्या की आशंका जताई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद इसकी पुष्टि भी हो जाएगी। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल मुकेश चंद्राकर की हत्या से उठा है कि क्या निष्पक्ष, निर्भीक पत्रकारिता करने का अंजाम यह होना चाहिए? सहयोगी गणेश मिश्रा मेरे साथ बीजापुर से जुड़े हुए हैं। गणेश, हम सभी जानते हैं मुकेश किस नेचर के थे। मैं कई बार मुकेश से मिला हूं, मेरे साथ उसने काम भी किया है। एक निर्भीक, निष्पक्ष, किसी तरह के प्रलोभन में आए बिना, किसी तरह के राग रपेट के वो अपनी बातों को रखते थे। और खास तौर पर बस्तर के जंगलों में अगर कोई अवैध काम हो रहे हैं तो मुकेश उसके लिए खासे सजग होते थे। हमने देखा है 5-5 दिन जंगलों की खाक छानकर वो ऐसी रिपोर्ट ला के सामने रखते थे प्रशासन को कि शासन को कार्रवाई करने पे मजबूर होना पड़ता था। ऐसे पत्रकार को इस तरह का जो है कृत्य किया गया है, पहली प्रतिक्रिया वहां पर क्या है पत्रकारों की, और जो संदेह के बादल जो सामने आ रहे हैं वो क्या निकल के आ रहे हैं? देखिए, बता दूं कि मुकेश चंद्राकर जो थे वो एक जमीन से जुड़ा हुआ पत्रकार था और साथ में हम सब एक साथ रिपोर्टिंग करने जाया करते थे। और ऐसे में उसका लापता होना, उसके बाद आज जो एक सड़क ठेकेदार है उसके फार्म हाउस का जो सेप्टिक टैंक है, उस सेप्टिक टैंक से उसका शव बरामद होना, उसका हत्या होना, इस घटने से पूरा जो बस्तर संभाग ही नहीं बल्कि पूरा छत्तीसगढ़ का पत्रकार जगत स्तब्ध है, चौंक गया है और बार बार यही सवाल कर रहा है कि क्या बस्तर में भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली खबरों को प्रकाशित किया जाता है तो क्या पत्रकारों का यही हश्र होगा। क्योंकि जिस तरीके से उसकी हत्या की गई है उसमें स्पष्ट तौर पर दिख रहा है, जब सेप्टिक टैंक से शव निकाला गया उसके सिर पर, माथे पर जो है धारदार हथियार से हमला किया गया, वार किया गया, उसके निशान है, सीने पर है, पैरों में है। तो कहीं ना कहीं बेहद ही बेरहमी के साथ उसकी हत्या की गई है और ये पूरी सुनियोजित तरीके से उसकी हत्या की गई है। इस घटना के बाद बीजापुर और समस्त जो पत्रकार है उनकी सिर्फ सरकार से यही मांग है कि जो भी इस पूरे मामले में, इस हत्याकांड में इन्वॉल्व है, उनका
जो भी संपत्ति है वो वैध हो या अवैध है उसको पूरी तरह से सरकार अपने कब्जे में ले ले। और जिस तरीके से वो ठेकेदारी कर रहे हैं, जहां भी उनके सरकार उन्हें काम दिए उन सारे कार्यों को निरस्त किया जाए। और जहां से मुकेश चंद्राकर का शव बरामद किया गया है, सबसे पहले उस जगह को जमींदोज किया जाए, उसके बाद ही मुकेश चंद्राकर के शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये इस समय बीजापुर में आम लोगों में और पत्रकारों में ये स्थिति बनी हुई है। जी गणेश, जहां तक अगर मेरी जानकारी अगर सही है तो ये वही ठेकेदार है जो अपनी बारात महज जगदलपुर से बीजापुर जाने के लिए हेलीकॉप्टर जिसने किराए में लिया था, लाखों रुपए खर्च किए थे, क्या ये वही ठेकेदार है, इसी के साथ जुड़े हुए? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये वही ठेकेदार है जो बहुत पहले 2005 के आसपास एसपीओ हुआ करता था। उसके बाद बीजापुर के जो तत्कालीन एसपी थे उनके यहाँ खानसामे का काम करता था, परंतु धीरे धीरे ये जो है इसने अपनी संपत्ति बनानी शुरू कर दी। और जब इसने शादी किया तो हेलीकॉप्टर से इसने जगदलपुर से बीजापुर तक जो है वो हेलीकॉप्टर से इसे बारात लाया था। तब से जो है ये ठेकेदार हाईलाइट हुआ था और उसके बाद से लगातार इसकी संपत्ति बढ़ती गई। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जिस सड़क की स्टोरी मुकेश चंद्राकर ने की थी, उस सड़क में तकरीबन 56 करोड़ की लागत की सड़क का 120 करोड़ रुपया कैसे हुआ, इस पूरे मामले का लगभग 60 से 70 करोड़ का स्कैम को उजागर किया गया था। और उस खबर के बाद जो छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने तत्काल एक हाई लेवल कमेटी इसकी बनाकर इसकी जांच की घोषणा की थी और नोटिस भी दिया गया था। और उसके बाद से लगातार जो है ठेकेदार और उसके भाई की तरफ से मुकेश चंद्राकर को धमकियां मिल रही थी। और इस घटना के बाद से उसका जो भाई है रितेश चंद्राकर वो लापता है। उसी जगह से उसी लोकेशन से दोनों के मोबाइल बंद पाए गए हैं। और उसके बाद रितेश चंद्राकर का जो मोबाइल है वो दिल्ली में लोकेट हुआ है और उसके लिए जो है छत्तीसगढ़ से एक टीम उसको गिरफ्तार करने के लिए भेजी गई है। जी तो तमाम चीजें हैं गणेश बता रहे हैं, जिस तरह से मुकेश एक निर्भीक होकर पत्रकारिता करते थे, निष्पक्ष रूप से अपनी बातों को सामने रखते थे, तो क्या उसका ये हर्ष होना चाहिए। लेकिन मेरे साथ में मनीष गुप्ता जी हैं, वहाँ पे बस्तर पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनीष जी, सबसे पहला सवाल, क्या बस्तर में पत्रकारिता करना अब इतना कठिन हो चुका है? एक तरफ नक्सलियों का भय, आए दिन उनकी धमकी, दूसरी तरफ प्रशासन से आप डर के काम करो कि किस चीज को सामने, और तीसरी तरफ क्या आप ठेकेदार जो है पत्रकारों को मारने लगेंगे, तो क्या पत्रकारिता करना छोड़ दें पत्रकार वहां पर? यही स्थिति बन गई बस्तर में। नहीं, निश्चित रूप से जिस प्रकार के हालात बस्तर में दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको एक बात और कोट करना चाहूंगा। कल जगदलपुर में एक आयोजन था, एक कार्यक्रम था पत्रकारों का, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी शामिल हुए थे। उन्होंने भी इस बात को अपने उद्बोधन में उद्धृत किया है कि बस्तर में पत्रकारिता करना एक बड़ी चुनौती है। बस्तर के जो हालात हैं वो निश्चित रूप से एक तरफ पहले पुलिस और दूसरी तरफ जो है नक्सली, इन दो पार्टों के बीच में पत्रकार फंसा हुआ महसूस करता था। अब जिस तरीके से नक्सलवाद जैसे जैसे कम हो रहा है, भ्रष्टाचार जो है बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार वो अब बस्तर में एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। और अगर किसी ठेकेदार या किसी अफसर के भ्रष्टाचार को आप अगर छापते हैं या प्रकाशित करते हैं या दिखाते हैं तो आपको लगातार धमकियां मिलती हैं। यहाँ पर नक्सल इलाके आज भी भ्रष्टाचार का गढ़ बने हुए हैं और जिस तरीके से एक खानसामे से लेकर के एक करोड़पति ठेकेदार के रूप में चंद्राकर बंधुओं का जो रसूख है वो इस बात का द्योतक है कि बस्तर में ठेकेदारी और जो यहाँ का भ्रष्टाचार वो एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं, जिसकी वजह से आज इस प्रकार के हालात पैदा हो गए हैं और पत्रकारिता करना निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती के रूप में बस्तर में इस वक्त दिखाई दे रहा है। मनीष जी, जैसे कि आप तो उस समय काफी इसको मामले करीबी से आपने देखा था, नेगानार में जब एक जैन जो है पत्रकार, उन पर जो है तस्करी में लिप्त होने का आरोप लगाकर नक्सलियों ने मार दिया था। इसके पहले आपको याद होगा कि 3 पत्रकारों को वहां पर बुलाकर बाकायदा मीटिंग लेकर नक्सलियों ने धमकी दी थी। इसके पहले जब एक बार छापा पड़ा था, जब यहाँ पे राठौर साहब डीजीपी हुआ करते थे, तो उस समय कुछ पत्रकारों के नाम जो वहाँ पे मिले थे उनको बुलाकर बाकायदा चेतावनी दी गई थी। इसके बाद एमआईबी से एक लेटर भी मिला था जो कुछ नक्सलियों को इंटरव्यू किया करते थे। ये तमाम घटनाएं आपको याद होगी क्योंकि मैं भी उस समय तमाम घटनाओं में संलिप्त रहा हूँ, जब तमाम चीजें मैंने झेली है। क्या वाकई में अब शासन को इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए, खासतौर पर बस्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के लिए, क्या ठोस कदम उठाने की जरूरत नहीं है? इस तरह के अगर एक ठेकेदार के काली करतूत सामने आ जाए और उसके बाद पत्रकार की नृशंस हत्या कर दी जाए और उसके बाद भी उसकी संपत्ति आज वहीं पे अर्जित है, उसके सारे जो लोग हैं वहां पे आज काम कर रहे हैं, उसका ठेका बदस्तूर वहां पे चल रहा है,
तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ उस कार्रवाई की जरूरत नहीं है कि जिससे सबक मिले बाकी लोगों को? नहीं, निश्चित रूप से इस प्रकार की जो घटना हुई है, ऐसी घटनाओं के खिलाफ जो है शासन को कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और उनके समस्त कार्यों की जांच करनी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार से उगाही गई संपत्ति कहीं न कहीं जनता की संपत्ति है और इस पर वो अवैध रूप से कब्जा किए हुए बैठे हैं। रही बात बस्तर में जिस तरीके से नक्सलवाद है, नक्सलवाद के चलते जो है ना, पुलिस और प्रशासन दोनों वर्ग जो है हमेशा अपनी कुर्बानियां दिया हुआ है, लेकिन पत्रकार जगत भी कहीं पीछे नहीं है। बस्तर के 2 पत्रकार कहीं न कहीं नक्सल हिंसा का शिकार हुए हैं और उनकी नृशंस हत्या नक्सलियों ने की है। और अब तीसरी घटना जो है, एक ठेकेदार के रूप में जो पत्रकारों को टारगेट किया गया है, पत्रकारों को जो मतलब निशाना बनाया गया है, निश्चित रूप से ये घटना भी कहीं न कहीं शासन प्रशासन के लिए चुनौती है और बस्तर में पत्रकारिता के लिए भी। मनीष जी, आखिरी सवाल, बहुत संक्षेप में आखिरी सवाल। आप पत्रकार संघ के अध्यक्ष भी हैं, प्रेस क्लब के भी अब नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, किस तरह की कार्रवाई आप चाहेंगे शासन से? नहीं, हम तो चाहेंगे कि इस घटना की जो है वो बहुत डिटेल से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इस मामले में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और जो आरोपी ठेकेदार है उसके पूरे कामों की जांच करके उच्च स्तरीय जांच जो है वो बिठा करके उसके भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहिए और ऐसा एक ऐसा उदाहरण पेश करना चाहिए ताकि आने वाले समय में उसकी पुश्तें भी याद रखें और पत्रकारों को छेड़ने की जहमत जो है वो दूसरे इस प्रकार के भ्रष्टाचारी न उठा पाए। तो इस तरह की एक नजीर जो है वो शासन को पेश करनी चाहिए, ये मनीष गुप्ता जी का मानना है। शुक्रिया मनीष जी आपका। गणेश आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, मुकेश चंद्राकर एक निर्भीक पत्रकार, काफ़ी जागरूक पत्रकार, उनकी जो है वो हत्या की आशंका जताई जा रही है क्योंकि उनका शव मिला है और शव जिन परिस्थितियों में मिला है, हत्या की आशंका जताई जा रही है और शक की सुई है वहाँ पे एक बड़े ठेकेदार सुरेश चंद्राकर जिनका नाम है उनके ऊपर जा रहा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले उन्होंने उनकी जो है रिपोर्ट सामने लाई थी। इसके आधार पर तमाम चीज़ें हो रही है, लेकिन अब ये समय जो है ये घटना बताती है कि किस तरह से पत्रकारों को एक चुनौतीपूर्ण जो है वहाँ पर परिस्थितियों में काम करना पड़ रहा है। और अगर ऐसे में शासन का, प्रशासन का संरक्षण उन्हें नहीं मिला तो शायद ये सच्चाई का जो जिम्मा, सच्चाई बाहर निकालने जो जिम्मा बीड़ा जो उन्होंने उठाया है, वो आगे इस तरह के उसको गति न दे पाए।